पैसों के मामले में सफलता इस बात पर कम निर्भर करती है कि कोई कितना जानता है और इस बात पर ज्यादा कि उसका व्यवहार कैसा है। ये सुनने में भले ही आसान लगे, लेकिन सच तो ये है कि हमारे पैसे से जुड़ा हर फैसला इसी एक चीज पर टिका होता है। तो चलिए आज इसी मनोविज्ञान को जरा गहराई से समझते हैं। असल में पैसा सिर्फ लॉजिक का खेल नहीं है, ये तो पूरी तरह से साइकोलॉजिकल है। पैसे को लेकर हमारी जो भावनाएं होती हैं ना, वही हमें उन आम गलतियों की तरफ धकेलती हैं जो हम सब करते हैं। जब तक हम अपने दिमाग के इन पैटर्न्स को नहीं पहचानते, हम बार बार एक ही जाल में फंसते रहेंगे। इस पूरी सोच को समझने के लिए हम इसे 3 हिस्सों में देखेंगे। पहला है भीतरी खेल, मतलब हमारे अपने दिमाग के अंदर की लड़ाई। दूसरा बाहरी खेल, यानी हमारे आसपास की दुनिया का दबाव। और तीसरा लंबा खेल, जो हमें सिखाएगा कि टिकाऊ दौलत बनाने के असली सिद्धांत क्या हैं। तो चलिए सबसे पहले भीतरी खेल को समझते हैं। ये उन अंदरूनी सोच और मानसिक रुकावटों के बारे में है जो चुपचाप हमारी फाइनेंशियल वेलबींग को नुकसान पहुंचाती रहती हैं। कभी सोचा है कि 2 लोग एक ही डेटा को देखकर बिल्कुल अलग अलग फैसले क्यों लेते हैं? क्योंकि उनका जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो कि इतिहास का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, वही लगभग 100% ये तय करता है कि वो पैसे को कैसे देखते हैं। जिसने 2008 की मंदी देखी है, उसके लिए बाजार एक खतरनाक जगह है। वहीं जिसने क्रिप्टो में पैसा बनाया, उसके लिए उतार चढ़ाव एक मौका है। कोई भी पागल नहीं है, बस वो अलग अलग खेल खेल रहे हैं। लॉटरी जीतने या क्रिप्टो से रातों रात अमीर बनने जैसी कहानियां भारी भरकम आंकड़ों से ज्यादा असरदार क्यों लगती हैं? क्योंकि वो सुनने में अच्छी लगती हैं। हम उन लाखों लोगों की तस्वीर नहीं देखते जो हार गए, हम तो खुद को उस आलीशान नाव पर देखते हैं। जब कोई कहानी हमें बहुत अच्छी लगती है, तो हम चाहते हैं कि वो सच हो और बस हम उस पर विश्वास कर लेते हैं। तो असली मुद्दा यह है कि फाइनेंशियल प्लान्स खराब लॉजिक की वजह से फेल नहीं होते। वो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उनमें इंसानी भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं होती। स्प्रेडशीट घबराती नहीं है, लेकिन इंसान तो घबराता है। इसीलिए पूरी तरह से तर्कसंगत होने की कोशिश से बेहतर है काफी हद तक ठीक ठाक होना। क्योंकि जो ठीक ठाक है वो ही लंबे समय तक टिकता है, और लंबे समय में टिकाऊपन ही दौलत बनाता है। कभी सोचा है कि निराशावाद अक्सर आशावाद से ज्यादा दमदार क्यों लगता है? कोई कहता है कि बाजार गिरने वाला है और सब ध्यान से सुनने लगते हैं। कोई कहता है कि ये धीरे धीरे बढ़ेगा और लोग ऊब जाते हैं। ऐसा क्यों है? इसकी वजह बहुत सीधी है। निराशावाद पर ज्यादा ध्यान इसलिए जाता है क्योंकि बाजार में गिरावट अचानक और जोरदार होती है। ये सुर्खियां बनती हैं। जबकि विकास, वो तो धीरे धीरे और चुपचाप होता है। प्रगति इतनी धीमी होती है कि हम उसे नोटिस ही नहीं करते, लेकिन झटके इतने तेज होते हैं कि उन्हें नजरअंदाज करना नामुमकिन हो जाता है। चलिए अब दूसरे भाग की ओर बढ़ते हैं, यानी बाहरी खेल। ये उन बाहरी सामाजिक दबावों और तुलनाओं के बारे में है जो हमें गलत वित्तीय फैसलों की ओर ले जाते हैं। सैम बैंकमैन-फ्राइड की कहानी लीजिए। 29 साल की उम्र में वो $20 अरब से ज्यादा के मालिक थे। उनके पास वो सब कुछ था जिसकी उन्हें जरूरत थी, और उससे भी कहीं ज्यादा। फिर भी उन्होंने वो सब कुछ दांव पर लगा दिया जिसकी उन्हें जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि इनफ या पर्याप्त शब्द उनकी डिक्शनरी का हिस्सा कभी था ही नहीं। जब आप दूसरों से तुलना करने के खेल में फंस जाते हैं, तो आप कभी नहीं जीतते। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हमारे पास सही कार या घड़ी होगी तो लोग हमारी तारीफ करेंगे, लेकिन यहां एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है। जरा सोचिए, जब कोई सड़क पर एक फरारी देखता है तो वो ये नहीं सोचता, वाह वो ड्राइवर कितना सफल है, बल्कि वो सोचता है, काश ये कार मेरे पास होती। लोग आपकी तारीफ नहीं कर रहे, वो आपकी दौलत को अपनी इच्छाओं के आईने की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस तरह से तारीफ खरीदने की कोशिश करना बेकार है। और ये एक बहुत जरूरी फर्क को सामने लाता है। अमीर दिखना यानी पैसा खर्च करना, ये दिखाई देता है, लेकिन असली दौलत वो पैसा है जो खर्च नहीं किया गया है। ये वो फाइनेंशियल एसेट्स हैं जिन्हें अभी तक उन चीजों में नहीं बदला गया है जिन्हें हम देखते हैं। असली दौलत अदृश्य होती है। इसका लक्ष्य ध्यान खींचना नहीं, बल्कि आजादी पाना है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, लंबा खेल। यहां हम समस्याओं से हटकर सच्ची टिकाऊ दौलत बनाने की मानसिकता पर ध्यान देंगे। बाजार में गिरावट को एक सजा की तरह देखने के बजाय जिसे टाला जाना चाहिए, उसे एक जरूरी कीमत के रूप में देखिए। यह भविष्य में मिलने वाले मुनाफे के लिए एंट्री फीस है। नेटफ्लिक्स के स्टॉक को ही देख लीजिए। उसने जबरदस्त रिटर्न दिया, लेकिन उस यात्रा के 94% समय वो अपने पिछले हाई से नीचे था। उस इनाम को पाने के लिए ये असुविधा ही वो फीस थी जो चुकानी पड़ी।
अमीर बनना और अमीर बने रहना, ये दो पूरी तरह से अलग अलग स्किल्स हैं। अमीर बनने के लिए जोखिम और आशावाद की जरूरत होती है। अमीर बने रहने के लिए विनम्रता और इस डर की जरूरत होती है कि जो कमाया है वो रातों रात छिन भी सकता है। सबसे जरूरी स्किल है सर्वाइवल, यानी टिके रहना। और यहां कंपाउंडिंग की असली ताकत दिखती है। वॉरेन बफेट की 95% से ज्यादा दौलत उनके 65वें जन्मदिन के बाद बनी। ये किसी जादुई रिटर्न का नतीजा नहीं था, बल्कि साधारण रिटर्न का नतीजा था जो बहुत बहुत लंबे समय तक टिका रहा। बफेट की कहानी का यही सार है। सफलता का राज बड़े बड़े रिटर्न हासिल करना नहीं है, बल्कि लंबे समय तक फाइनेंशियली टूटे बिना टिके रहना है। ये वो अच्छा रिटर्न है जिसे बार बार दोहराया जा सकता है, ना कि वो शानदार रिटर्न जो एक बार मिलता है और फिर गायब हो जाता है। सच्ची दौलत ज्यादा कमाने से नहीं, बल्कि कम की जरूरत होने से बनती है। जब आपका